अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट, न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नो योर निकाहनामा। अगर आपकी शादी हो रही है तो शादी से पहले निकाहनामा का आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो ये देखें कि वो कौन सी चीज़ें जो खास कर आपको देखनी है निकाहनामा की। इसलिए आपको निकाहनामा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम निकाहनामा की स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो उसमें काला नंबर 2 को तो छोड़ दें, वो दुल्हा के बारे में है, उसकी सुकूनत है। 3 है दुल्हा की उम्र। 4 है दुल्हन के बारे में, उसकी सुकूनत, रिहाइश हो गई, और दुल्हन कुंवारी है या बेवा, और दुल्हन की उम्र हो गई। 7 कालम है दुल्हन की तरफ से अगर कोई वकील मुकर्रर किया गया है, और इसके अलावा 8 है दुल्हन के जो वकील है उसके जो तकर्रुर के जो गवाह हैं उसके बारे में। 9 है दुल्हा की तरफ से वकील, और 10वां है दुल्हन के वकील के बारे में। ये हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शादी, उसके बाद शादी के गवाह के नाम पते हैं 11 में, और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट कालम आते हैं वो उन चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कालम नंबर 12 से लेकर कालम नंबर 22 तक, 12 से 22 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट कालम है, इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहला कालम जो 12 की बात हो रही है वो है शादी की तारीख। ये तो आमतौर पर जो भी होगी लिखी जाएगी। और कालम नंबर 13 जो इंपॉर्टेंट है वो है हक महर के बारे में, कि हक महर की रकम कितनी है वो यहाँ मेंशन की जाती है। और इसके अलावा हक महर की रकम ये भी लिखना ज़रूरी है कि वो मुअज्जल है या मवज्जल, यानी डफर्ड है या प्राउंड, यानी अदा कर दी गई है। अगर मौके पर आपको दे दी गई है तो आप उसके साथ आप लिखें मुअज्जल, मीम एंड जीम लाम मुअज्जल लिखें। अगर मौके पर नहीं दीजिएगा तो मवज्जल, मीम वो, जीम लाम लिखें, मवज्जल जिसको हम डफर्ड कहते हैं, ये लिखना जरूरी है। और इसके अलावा 15 कालम में ये है कि आया शादी महर का कुछ हिस्सा शादी की उम्र पर अदा किया, अगर उसमें कुछ अदा किया गया है तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो 16 है कि हक महर या उसके किसी हिस्सा के एवज कोई प्रॉपर्टी, जायदाद जो है वो अगर है तो उसकी सराहत करें, उसकी अपनी डिटेल देनी ज़रूरी है। और इसके अलावा कोई 17 कालम है ख़ास शराइत, अगर कोई की शादी है तो वो भी आप लिखें। और इसके अलावा 18 खासकर जो शौहर के तलाक का हक बीवी को दे दिया गया है। अगर बीवी चाहती है मैं भी शौहर की तरह अपने आप को तलाक कर तो सकूं, मुझे खुला ना लेना पड़े, मुझे हस्बैंड की मिन्नत ना करनी पड़े, अगर मैं ना रह सकूं तो वो यहाँ ले सकती है हक के तफवीज़। अगर हक के तफवीज़ उसको दे दिया जाता है तो वो भी अपने आप को तलाक दे सकती है हस्बैंड की तरफ, फिर उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। और इसके अलावा 19 खासकर बहुत इंपॉर्टेंट कालम है, वो शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। बेसिकली ये कालम अगेंस्ट द इस्लामिक इंजेक्शन है, हम आपको बता दें। इस पर किसी किस्म की अगर कोई शर्त आप लिखवाते हैं तो आपको लिखवाने को तो लिखवा सकते हैं, तलाक के बारे में भी लिखवा सकते हैं, दूसरी शादी पर भी लिखवा सकते हैं कि अगर उसने कोई तलाक दी, बिला वजह तलाक दी या वजह से तलाक दी तो इतने लाख रुपए जुर्माना देगा, या दूसरी शादी की तो ये जुर्माना देगा। वैसे लिखवाने को तो आप लिखवा सकते हैं, लेकिन अगर हम कानून की बात करते हैं तो कालम नंबर 19 अंगीस दिला सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट ने करार दिया है। इसके मुताबिक अगर आप यहाँ कोई शर्त लिखवा भी देते हैं कि इतने लाख रुपया देगा अगर इसने तलाक दी या दूसरी शादी दी तो इतने लाख रुपया देगा, वो इलीगल होगा, वो गैर कानूनी होगा, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, तो बेहतर है ना लिखवाएं। इसके बाद 20 कालम इंपॉर्टेंट है कि आपने हक महर और ना नफका के वगैरह को आप बेसिकली तौर पर आप बेहतर होगा कि आप अलहदा से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें कि ना नफका यानी मेंटेनेंस, बीवी का मेंटेनेंस आप कितना देंगे, झगड़े की सूरत में, नाराजगी की सूरत में, जेब खर्च जो भी आप देना चाहते हैं अलहदा से डॉक्यूमेंट अगर बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या यहाँ इस कालम में भी लिखवा लेते हैं कि इतना खर्चा मंथली देगा। अब उसके बाद 21 जो कालम है कि दुल्हा के पहले कोई मौजूद है, ऑफकोर्स अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो मुस्लिम फैमिली लॉ के मुताबिक उसको शादी की इजाज़त लेना सालिसी काउंसिल से, आर्बिट्रेशन काउंसिल, यूसी से लेना ज़रूरी होते हैं, अगर है तो उसका जिक्र किया जाएगा। और उसके बाद अगर उसने ली है तो डेट कौन सी थी और उसका नंबर क्या है वो भी लिखा जाएगा कालम नंबर 22 में। ये इंपॉर्टेंट है। 23 तो निकाह ख्वाह के बारे में है, वो आपसे रिलेटेड नहीं करता। अब ये जो कालम, जितने भी कालम है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आपको बताएं, जब आप कभी भी निकाह आप दर्ज करवाते हैं तो निकाहनामा के सभी कालम को आपने पुर करवाना है, उसमें लकीरें नहीं लगवानी, तिरछे लकीरें, भर आपसे रिलेट करता है या नहीं। आम तौर पर यही देखा गया है कि जो कम इल्म रखने वाले हैं वो लकीरें लगा देते हैं, बहुत से कालम पर लकीरें कभी भी नहीं लगाएं, याद रखने। अगर खासकर आप इसके नुकसानात क्या हैं? देखिए, इसके नुकसान ये, एक तो आपके बहुत से राइट चले जाएंगे अगर आप पुर नहीं करेंगे, इसलिए हर कॉलम का पुर करना ज़रूरी है, उसके आगे जवाब लिखना ज़रूरी।
बाहर इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, बहुत से कंट्रीज में अगर आप जाते हैं, खासकर इटली जाते हैं, तो वहां ये कहा गया है कि इस तरीके से निकाहनामा वो डाउट का शिकार हो तो वो इस तरह के निकाहनामा को नहीं मानते। इसलिए बेहतर यही होगा आपके लिए, और वैसे भी इस तरीके से आपके राइट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। इस पर बहुत सी रूलिंग भी मौजूद है, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने यहां तक करार दिया है अगर इस तरीके से कोई निकाह रजिस्ट्रार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो ये गलत करता है। कॉलम काटे नहीं जा सकते, उस पर तिरछी लकीर नहीं लगाई जा सकती, इसलिए आपको चाहिए पूरे के पूरे कॉलम नंबर भरना जरूरी है। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत है, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।